Hello dear students, welcome to Department of Chemistry, KTHM College नासिक. myself डॉक्टर रोटे आपसे TYBSc केमिस्ट्री का CH336D कोर्स डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एंड ग्रीन केमिस्ट्री. चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से. अवर फर्स्ट चैप्टर इज अ कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. देखो बच्चों, हम हमारे लोअर स्टैंडर्ड से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को लर्न कर रहे हैं, यानी कि सिंस 11th and 12th standard. Even in second year of BSc you have one course of environmental science. So we know that environment is nothing but the surrounding. हर किसी का सराउंडिंग अलग अलग होता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, ऑर्गेनिज्म हो, और स्पेशली वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा सराउंडिंग अलग है, यानी कि मेरा एनवायरमेंट अलग है. आप जहां भी हो, आपका एनवायरमेंट यानी कि आपका सराउंडिंग अलग है. इनफैक्ट द एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर. इट इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर. हम यहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी, क्या है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और कौन सा स्टडी हम यहाँ पे करने वाले हैं. इनफैक्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम केमिकल फेनोमेनन्स का स्टडी करने वाले हैं. So, the environmental chemistry is the branch of science which deals with the study of chemical phenomenon occur in environment. It is the branch of science which deals with the study of chemical phenomenon occur in environment. हमें यहाँ पे केमिकल फेनोमेनन का स्टडी करना है. इनफैक्ट इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ केमिकल स्पीसीज occur in air, occur in water, and even in soils with respect to their sources, their reaction, their transport, and even their fates. It means that it involves the systematic study of a chemical species present in air, water, and soil with respect to sources, reaction, ट्रांसपोर्ट एंड फेट्स. जैसे कि कौन सी भी अगर केमिकल स्पीसीज का एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड का एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो केमिकल स्पीसीज एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसका हमें यहाँ पे सिस्टमैटिक स्टडी करना है. यानी कि उसके सोर्सेस क्या क्या होंगे, उसके बाद उसकी रिएक्शंस कौन सी होगी, किस पे ये कौन सी टाइप की किस टाइप की रिएक्शन दिखाएंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन चाहे वन प्लेस टू अनदर प्लेस हो जाए, या ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस और यू कैन से थ्रू द फूड चेन होगा, या ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द लाइफ साइकिल होगा, या ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, किस टाइप होगा, उसका हमें स्टडी करना है. सेकंड थिंग, देयर फेट्स. फेट्स का मतलब होता है उसको हम डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसके सोर्सेस से डिस्ट्रॉय तक पूरा स्टडी हमें यहाँ पे करना है. और ऐसी जी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम इस टाइप का स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. एक्चुअली इफ यू थिंक द लास्ट 5 decades वी हैव ए मेनी मोर एविडेंसेस और यू कैन से द प्रूफ which indicates that we peoples means human being are affecting the environment too much. The first important example is from India, that is the Bhopal disaster. We know that in an Bhopal disaster many more peoples were die
due to the methyl isocyanate leakage. The second example is the mercury poisoning, mercury food poisoning occur in Japan. In this case also, number of people were die due to the mercury poisoning. And the next example is the TCDD accident occur in Italy. It was just a representative examples, but beside that, in front of us and even in our day-to-day life, we are observing a number of examples in which the deterioration of environment proved, or we have a number of evidences for that purpose. Actually, the environmental chemistry involves a number of disciplines. It is not only related to the chemistry. Environment is not related only with the chemistry, but it includes a number of disciplines. For example, biology, because the environmental changes affect the biology. It affects the life cycle of a living being. For example, plants, organisms, animals. Next one is a geology, because it is related to the geology also. जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हमें यहाँ पे केमिकल स्पीसीज का स्टडी करना था एंड विच आर प्रेजेंट इन सॉइल, मैंने अभी अभी आपको बताया. मेरे कहने का मतलब यह है, एनवायरमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, इट इज रिलेटेड टू द बायोलॉजी, इवन इट इज रिलेटेड टू द फिजिक्स, जियोलॉजी, इवन biochemistry. Such a type of many more branches are there which are concerned with the environmental chemistry. In a recent, since the last few years, or you can say since the last 2 decades, we observed that the human activity causes the deterioration of environment, and due to this deterioration there is a drastic change in the environments. These changes in the environment causes a global change in the atmosphere. Actually, the main reason behind it is the first one, industrial development. We call it as a industrial revolutions. हम उसको revolution बोलते हैं, development बोलो या revolution बोलो. Due to the industrial development, and second important thing is the advancement in the technology. We peoples are adopting a new techniques, new technologies, but in the last few decades we were ignored another side of a technology, that is the protection of environment, protection of earth, and even the protection of the atmosphere. And due to that, right now we are suffering from the adverse effect of a deterioration of the environment. Actually, the deterioration of environment influences the life cycle of organism, and more especially it has a very great adverse effect over the life cycle of the human beings. It was just an example of certain incidences which we have already discussed over here. In your day-to-day life, you may have a number of examples. Even atmospheric changes also there. Even as far as the seasons, we are observing or we are getting a unexpected response from the atmosphere. This is the reason due to the deterioration of the environment. तो फिर फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स को देखना है जिसको हम आगे जाके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं. चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे. टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व्ड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व्ड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. आपको यहाँ पे डेफिनेशन नोट करनी है तो नोट कर लो. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे. Now the first term used in terminologies, the first is pollutants. Pollutants. Anything may be the living, it may be the non-living, or it may be any physical agent. For example, साउंड होगा, नॉइस होगा, हीट होगा, दैट इज फाउंड अबव द क्रिटिकल लेवल. एनीथिंग
it may be the living, it may be the non-living, or it may be any physical agent, for example noise, temperature, which are present in above the critical level, and it has injured, or you can say it has adverse effect over the human, plant, animals, or you can say the living organisms, is known as a pollutant. क्या बताई मैंने डेफिनेशन? एनीथिंग anything living or non-living or physical agent, for example noise, temperature, etc., which occur in above the critical level and has adverse effect on living things, such as plants, organisms, and more especially human beings. Are known as pollutants. एक्चुअली ये जो पोल्यूटेंट होते हैं ये नेचुरली ऑकरिंग हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल है, सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल है, देन हाइड्रोजन गैस का एग्जाम्पल भी हो सकता है, लीड का एग्जाम्पल हो सकता है, बट its level increases above the critical level due to the human activity. No doubt they are naturally occurring, but in nature if they are present within a certain level, they will never be hazardous for living things. But if its level increases above the critical level, means its percentage increases above the critical level, it will have an adverse effect over the life of living organisms, plants, animals, and more especially human beings. We will call it as a pollutants. जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल बताया, ये नेचुरली ऑकरिंग भी हो सकते हैं और नॉन नेचुरली ऑकरिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल बताया, सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल बताया, हाइड्रोजन गैस, लीड का एग्जाम्पल है, एटसेट्रा. दे आर नेचुरली ऑकरिंग. But if they are within a limit, it means that below the critical level, they don't have any adverse effect over the environment or even on the life cycle of living organisms. But if their level increases above the critical level, then it will have a adverse effect. Now, such a type of components are known as a pollutants. Now, the second one is the contaminants. Second component is the contaminants. The component which are not present naturally but they are added by the human activities are known as a contaminants. Contaminants की definition क्या बताई? The material which does not occur naturally but added by human activities are known as
contaminants. Actually, contaminants may or may not have a adverse effect on the life cycle of living beings. ऐसा जरूरी नहीं है हर कोई कंपोनेंट्स जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से एनवायरमेंट में ऐड हो गया है ये हजार्डस होगा, कभी कभी ये नॉन हजार्डस भी होता है। अगर ये हजार्डस है तो हम उसको पोल्यूटेंट बोलते हैं आगे जाके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है क्लोरीन का, Cl2 गैस फॉर एग्जांपल, Cl2 गैस। ये Cl2 गैस ये तो नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, लेकिन ये एनवायरमेंट में ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ऐड हो जाता है। सेकंड एग्जांपल है मिथिल आइसोसाइनेट, MIC बोलते हैं हम उसको, मिथिल आइसोसाइनेट। मिथिल आइसोसाइनेट नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, जैसे कि हमने भोपाल डिजास्टर में देख लिया है, लेकिन ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एटमॉस्फेयर में ऐड हो गया एंड इट शोज ए ट्रेमेंडस इफेक्ट ओवर द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो इट वाज एन अकाउंट अबाउट द कंटामिनेंट्स। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करना है तो नोट कर लो। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ। Source, obviously it is a very common thing. Source is nothing but the place, or it may be any substance, or it may be any process from which the pollutant originate is known as a source. The place or substance or process through which pollutant originates are known as sources। यानी कि पोल्यूटेंट कहां से जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स। जैसे कि हमारा कॉमन एग्जांपल है कंबशन ऑफ गैसोलीन्स रिजल्ट्स in the release of a lead. So the combustion of gasolines is the source of lead. हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सपोज द सेकंड एग्जाम्पल, combustion of a coal is the source of a sulfur oxide. Combustion of coal is the source of सल्फर ऑक्साइड। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसके लिए सोर्स क्या है? कंबशन ऑफ कोल। थर्ड थिंग, द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द अर्बन कंबशन or you can say the urban sewage is the source. Urban sewage is the source of organic matter present in, आप यहां पे रिवर का एग्जांपल लो या कोई भी वाटर बॉडी होगी, प्रोबेबली ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स होता है अर्बन सीवेज, क्योंकि आपको मालूम है अर्बन सीवेज में ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। जब ये सीवेज कॉमन वाटर ड्रेनेज में आते हैं तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कॉमन वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है। सो दिस इज एन अकाउंट अबाउट द सोर्सेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ रिसेप्टर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, फोर्थ वन, anything which is adversely affected by the pollutant is known as a receptor. ये pollutant की वजह से जिसको अफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल,
we peoples, human beings are affecting too much due to environmental environmental contamination. We call it as a pollution. So we peoples are the receptor of environmental pollutions. Definition क्या बताया मैंने? receptor, anything that affected by pollutant is known as a receptor. For example, man is a receptor of photochemical smog. फोटोकेमिकल स्मॉग से ह्यूमन बीइंग के लाइफ साइकिल पे एडवर्स इफेक्ट होते हैं. तो फिर रिसेप्टर क्या बनेगा? मैन. सो द फर्स्ट एग्जांपल, मैन is the receptor of photochemical smog. Second example is the plants. जैसे कि सल्फर ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो या सल्फर टेट्राऑक्साइड हो. अगर इस सल्फर ऑक्साइड का परसेंटेज हम उसको लेवल बोलते हैं, इफ इट गोज अबव द क्रिटिकल लेवल, द प्लांट्स विल किल द सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, inhibit the photosynthesis process in the plant, and obviously the plant will die. So the plant will be the receptor of oxides of a sulfur. Second example, plants are receptors of oxide of sulfur such as the sulfur dioxide, sulfur trioxide, सल्फर टेट्राऑक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, आपको यहाँ पे नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. सिंक, ये ऐसा मीडियम होता है जो लॉन्ग लिविंग स्पीसीज के साथ इंटरैक्ट होता है और उसको रिटेन करता है. सो द डेफिनेशन इज दैट द मीडियम which interact or retains the long living chemical species is known as a sink. क्या बताया मैंने डेफिनेशन? The medium which retain and interact with long living species, especially chemical species, are known as sinks. सिंक का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमारे पास है मार्बल स्ट्रक्चर्स. मार्बल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें. मार्बल स्ट्रक्चर एक्ट्स एज अ सिंक फॉर H2SO4. H2SO4 यानी कि चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस हो कमिंग फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्रीज, or it is coming along with the rain, we will call it as acid rain. This H2SO4 interact with the marbles and it results in the formation of carbonates or bicarbonate. So our first example is the marble structure. Marble structure acts as a sink for H2SO4, चाहे वो एटमॉस्फेरिक एयर से हो या इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन से हो. कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल से इंटरैक्ट होता है और यहां क्या फॉर्म होगा? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होगा. अलॉन्ग विद दैट वी विल हैव H2O प्लस CO2, कैल्शियम सल्फेट
H2O and CO2. It was your first example. In a second case, the ocean acts as an important sink for atmospheric carbon dioxide. Second example, ocean acts as sink for atmospheric carbon dioxide. We know that carbon dioxide has a solubility in water. So whatever the water of ocean interact with the carbon dioxide, CO2 plus H2O, it results in the formation of HCO3 minus plus H plus. It means that in this case carbonates or bicarbonates are formed. In both these examples, यहाँ पे मार्बल H2SO4 के साथ इंटरैक्ट होता है और कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पे H2SO4 को कंज्यूम किया गया है, रिटेन किया गया है, और ये जो H2SO4 ये था हमारा लॉन्ग लिविंग केमिकल स्पीसीज, और इन दोनों के रिएक्शन के बाद हमें कैल्शियम सल्फेट मिलता है, यानी कि यहाँ पे सिंकिंग हो गया है. Our second example is the ocean, which acts as a sink for the atmospheric carbon dioxide. This atmospheric carbon dioxide reacts with water and it gives a corresponding bicarbonate species. So friends, in this way, in this lecture we discuss the few terminologies. In our next video, we will continue our discussion about the rest of the terminologies. Thank you very much for watching this video.